देखो एक टाइम था जहाँ पे मराठी सिनेमा की तरफ लोग ना एक प्रॉमिसिंग रीजनल सिनेमा की तरह देख रहे थे, जैसे आज के टाइम पे मलयालम सिनेमा को देखा जाता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद इकोनॉमिकल और क्रिएटिव इंट्रिकेसी की वजह से मराठी सिनेमा वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाता है तो उस प्रोजेक्ट की हाइप अपने आप क्रिएट हो जाती है। उनमें से ही एक है महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर की मैंने जुना फर्नीचर ये मराठी फिल्म आज देख ली है। जुना फर्नीचर का मतलब होता है ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर। फिल्म के जो लीड कैरेक्टर है गोविंद पाठक, वो अपनी वाइफ के साथ बोरिवली में रह रहे हैं, मुंबई में। उनका बेटा जो है वो मुंबई में एक आईएएस ऑफिसर है, वो कहीं और रह रहा है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि गोविंद पाठक के जो भी पेंशन अकाउंट है, जो भी सेविंग अकाउंट है, उन सबका जो होल्ड है वो उनके बेटे के पास है। अब उनके बेटे का ये कहना है कि उनके पास ना एक सेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपने पिताजी के सारे अकाउंट्स का होल्ड अपने पास लिया रखा है। अब जब जब उन्हें जरूरत होती है तब तब उनका बेटा उन्हें पैसे दे देता है। अब यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब गोविंद पाठक की जो वाइफ है उन्हें एक माइल्ड स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से गोविंद पाठक उन्हें अस्पताल में लेके जाते हैं। अस्पताल में लेके जाने के बाद एडमिशन के लिए कुछ पैसे चाहिए, जिसकी वजह से गोविंद पाठक अपने बेटे को फोन करते हैं। उनकी बात उनके बेटे से नहीं हो पाती और उसी टाइम पे उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब गोविंद पाठक का ये मानना है कि उनके बेटे के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से उनके वाइफ की मौत हुई है और उसी चीज को लेकर गोविंद पाठक कोर्ट में अपने बेटे पर केस डाल देते हैं। यही से आगे स्टोरी कहा जाती है। गोविंद पाठक जो है उनका एग्जैक्टली एम क्या है, सोसाइटी में वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं और ये केस का जो फाइनल आउटपुट है वो क्या आता है, इन सब के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सो दोस्तों आगे जाके हम इस फिल्म के सैटिस्फैक्टरी और डिससैटिस्फैक्टरी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इवेंचुअली ये चीजें आपको हेल्प करेगी ये फिगर आउट करने के लिए कि आपने आपका कीमती टाइम इस फिल्म के लिए देना चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द सैटिस्फैक्टरी एस्पेक्ट्स। थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। देखो फिल्म की जो स्टोरी है ना वो काफी थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में एक ऐसे सोसाइटी के लेयर के बारे में बात की जा रही है जिसे अक्सर कोई सीरियसली लेता नहीं, और वो है सीनियर सिटीजन। एक बाप का अपने बेटे पे केस डालना, वो भी इस रीजन की वजह से क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे का जो इररिस्पॉन्सिबल नेचर है उसकी वजह से ही उनकी वाइफ की डेथ हुई है। और फिर इन सब चीजों से आगे वो जिस तरीके का मैसेज सेट करते हैं फिल्म में, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म एक्चुअली काफी थॉट प्रोवोकिंग है। ये फिल्म आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करती है, स्पेशली आज के यूथ को। टॉप परफॉर्मेंसेस फ्रॉम लीड एक्टर्स। अब देखो फिल्म में बहुत सारे एक्टर है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपके दिमाग में कोई रहने वाला है तो वो है महेश मांजरेकर सर। महेश मांजरेकर एज अ गोविंद पाठक इज फैंटास्टिक। मतलब जब जब वो स्क्रीन पे है ना, वो मेक श्योर करते हैं कि आप उनके अलावा किसी और कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दोगे। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। और उनके बाद अगर कोई कैरेक्टर मेरे दिमाग में रहा है तो वो है जज का कैरेक्टर, जिसे प्ले कर रहे हैं सचिन खेडेकर सर। उनका भी रोल फिल्म में जितना है उतना उन्होंने इंटैक्ट रखा है। और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि अगर ये रोल स्वैप हो जाते ना तो शायद फिल्म की वाइब थोड़ी अलग रहती। इन दोनों के अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी अच्छा काम किया है। बट ट्रस्ट मी, फिल्म खत्म होने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ महेश मांजरेकर रहेंगे। क्लैप वर्दी मोमेंट्स। अब देखो ये फिल्म जो है ना, ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद कोर्ट रूम ड्रामा में कन्वर्ट हो जाती है। और जहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा आता है वहां पे ना वो क्लैप वर्दी मोमेंट या वो क्लैप वर्दी एस्पेक्ट फिल्म में होना चाहिए, और वो इस फिल्म में जितना है उतना एकदम परफेक्ट है। सेकंड हाफ में ऐसे कई मोमेंट है जहाँ पे आपको फील होगा कि आपको ना सीट से उठ के जोर जोर से ताली बजानी है या फिर सीटी बजानी है। डायलॉग्स देखो, फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली इसके डायलॉग्स कितने इजी है। एक सीन है जहाँ पे एक बैंकर महेश मांजरेकर जी के कैरेक्टर को पूछता है कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो, आपको बहुत सारे फॉलोअर मिलेंगे, आप फेमस हो रहे हो। और उस टाइम पे महेश मांजरेकर उन्हें बोलते हैं कि ये जो फॉलोअर है ये फॉलोअर कुछ नहीं है, अगर आपको सच्चे फॉलोअर्स देखने हैं तो आप 6 दिसंबर को शिवाजी पार्क में आ जाओ, आपको पता चलेगा कि रियल फॉलोअर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता है कि 6 दिसंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। एंड दिस इज अ वेरी वेल रिटन सीन। ऐसे फिल्म में और भी कई सीन है जो आपको एक्चुअली गूज़बम्प्स देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिससैटिस्फैक्टरी एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म। अननेसेसरी ह्यूमर। देखो फिल्म ने ना जिस तरीके का टॉपिक चुना है और जिस फोर्स से फिल्म आगे जाती है ना, तो ये जो अननेसेसरी ह्यूमर बीच में आता है स्क्रीन प्ले में, वो ना एक्चुअली एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि इस फिल्म में ना एक सीरियस इशू के बारे में बात हो रही है, तो अगर फिल्म का टोन ना एंड तक सीरियस ही रहता ना, मतलब बीच में ये ह्यूमर नहीं आता, तो शायद फिल्म का एक्सपीरियंस ना और थोड़ा एलिवेट हो सकता था। नेक्स्ट है एवरेज बैकग्राउंड म्यूजिक। अब देखो ऐसी फिल्में जो होती है जिसमें बहुत सारे हाई पॉइंट्स होते हैं, उसमें ना आप सबको पता है कि बैकग्राउंड स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बैकग्राउंड स्कोर एक सीन को एलिवेट करके अलग हाइट पे लेके जाता है। उस बैकग्राउंड स्कोर में वो कैपेसिटी होती है। बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, जिसकी वजह से ना कुछ सीन है जिसका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, वो इम्पैक्ट एज एन ऑडियंस आपको फील नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज सब ऑप्टिमल ट्विस्ट इन फाइनल एक्ट। देखो फिल्म में ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको फील होता है कि अभी ये फिल्म खत्म हो चुकी है, और उस पॉइंट तक अगर आप ओवरऑल फिल्म को देखोगे आपको लगेगा ये फिल्म एक कंप्लीट फिल्म है, ये एक अच्छी स्टोरी है। उसी पॉइंट के बाद जब आपको लगता है कि अभी एक इमोशनल ब्रेकडाउन होगा कैरेक्टर्स का और
सब सही हो जाएगा, उसी टाइम पे इस फिल्म में एक ट्विस्ट आ जाता है। अब वो ट्विस्ट सुनने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, मतलब इधर तक तो सब सही था, आप इधर ही इसको डायरेक्टेड बाय महेश मांजरेकर डाल देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद कम से कम और 20-25 मिनट इस फिल्म को जो ड्रैग किया है, जिस तरीके के ट्विस्ट डाले गए हैं, जिस तरीके के फिर कैरेक्टर आते हैं, फिर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स बाहर आते हैं, कैरेक्टर का एक्चुअल मोटिव बाहर आता है, और ये सारी चीजें उस 20-25 मिनट में देखने के बाद ना वो जो पहले के 2 घंटे आपने जो भी देखा है ना, उसका पूरा मीनिंग निकल जाता है। सो एनीवे, ये था मेरा ओपिनियन जूना फर्नीचर इस मराठी फिल्म के बारे में। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।